हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा ही हूँ। कोरोना अभी तक नहीं हुआ है। देखिए, ये सीटिंग अरेंजमेंट का हमारा सेकंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर रखा है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा आपसे एडवाइस रहेगा कि आप पहले उस फर्स्ट क्लास को वॉच कर लीजिए, उसके बाद ही आप सेकेंड क्लास को वॉच कीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट्स और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मैंने करवा रखा है। तभी आप इस सेकेंड पार्ट को देखिए। उम्मीद है आप ऐसे करेंगे। देखिए, आज का जो सुविचार है, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो रख, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। देखिए, इस दुनिया में अगर कहे ना तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। बस आप में उतना हिम्मत होनी चाहिए, करेज होनी चाहिए उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, तो सब कुछ आसान है, बस आपके अंदर जुनून होनी चाहिए। अगर आपके अंदर जुनून है तो आप अच्छी तरीके से सब कुछ गेन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पे। तो मैंने आपको बताया था कि जिस सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है वो कितने तरह का होता है। तो सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है वो एक्चुअली दो तरह का होता है। सीटिंग अरेंजमेंट कितने तरह का होता है भाई साहब? तो टोटल दो तरह का ही होता है। एक मैंने बताया था कि एक ओपन फॉर्म होता है, यानी पहला बताया था कि एक क्लोज्ड फॉर्म होता है, क्लोज्ड अरेंजमेंट है ना, क्लोज्ड फॉर्म। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, तो ओपन फॉर्म होता है या फिर ओपन अरेंजमेंट होता है। मैंने ऐसा कुछ बताया था। देखिए, क्लोज फॉर्म में मैंने बताया था कि क्लोज फॉर्म में या तो विड्थ यानी सर्किल के राउंड बैठा होता है ना, या तो स्क्वायर के राउंड बैठा होता है, या फिर रेक्टेंगल के राउंड बैठा होता है, या फिर पेंटागन पे बैठा होता है ना, या फिर हम कहें तो हेक्सागन पे बैठा होता है। इसी तरह का कुछ अरेंजमेंट देता है। और इसमें मैंने ये भी बताया था कि क्लोज्ड फॉर्म में जो होता है, जैसे मान लीजिए सर्कल पे बैठा है तो कुछ पर्सन सेंटर की तरफ बैठा होता है, तो कुछ पर्सन जो होता है वो आउटसाइड द सेंटर यानी सेंटर के अपोजिट साइड में बैठा होता है। इसी तरीके का होता है। ओपन फॉर्म में मैंने बताया था कि एक लाइन में बैठा होता है, एक रॉ में बैठा होता है, एक क्यू में बैठा होता है, या फिर एक दीवार में बैठा होता है ना। उसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, नॉर्थ से साउथ या फिर ईस्ट से वेस्ट, इस तरीके से बैठा होता है। वो आपको कुछ समझनी होती है। तो देखिए, इसमें मैंने बहुत सारा चीज़ डिस्कस कर रखा था। अब जैसे मान लीजिए सेंटेंस के बीच में हु वर्ड आ जाता है, या फिर हुज वर्ड आ जाता है, या फिर विच वर्ड आ जाता है, तो ये एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करता है, तो सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, यानी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है ना। उसी तरह एंड आ जाता है, एंड, या फिर वाइल। एंड जो आ जाता है, एंड है ना, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। वो आपको फर्स्ट सेशन में हम क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाए थे। तो आते हैं सबसे पहला क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे कुछ जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको आप केयरफुली ध्यानपूर्वक पढ़िए, और जो कुछ नीचे में क्वेश्चंस पूछा गया है उसका आंसर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा डायरेक्शन है, कह रहा है कि 6 people A, B, C, D, E and F are sitting on the ground on a hexagonal shape। हेक्सागोनल शेप किसको बोलते हैं? जिसका 6 साइड होता है ना, जिसका 6 साइड होता है उसको हम लोग हेक्सागोनल शेप बोलते हैं। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है ना। कि ऑल द साइड्स ऑफ ए हेक्सागोन आर सो फॉर्म्ड ऑफ द सेम लेंथ। जितना भी जो साइड जो बनाया गया ना वो सेम लेंथ का बनाया गया है ना। कह रहा है कि A इज नॉट एडजेसेंट टू B और C। अब कह रहा है कि A जो है वो B या फिर C के बगल में नहीं है। अब यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे ना ही B है और ना ही C है, इस शेप में तो हम कहाँ और कैसे रिप्रेजेंट करें? तो आपको अभी रिप्रेजेंट भी नहीं करनी है, बस इस इंफॉर्मेशन को आप कोडेड फॉर्म में लिख लीजिए। कोडेड फॉर्म कहने का मतलब आप इस तरह लिखिए ताकि आप समझ जाइएगा। यहाँ पे कह रहा है कि A इज नॉट एडजेसेंट टू B और C, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं A जो है ना वो B
के भी एडजेसेंट में नहीं है और सी के एडजेसेंट में भी नहीं है। हम इस तरह लिख लिए हैं, है ना। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ए जो है वो बी और सी के एडजेसेंट में नहीं है। आपका लिखने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन मीनिंग एक ही रहेगा। उसके बाद कह रहा है कि डी इज़ नॉट एडजेसेंट टू सी और ई। अब कह रहा है कि डी भी जो है वो सी और ई के एडजेसेंट में नहीं है, यानी ये जो डी है ना वो ना ही सी के एडजेसेंट में है और ना ही ई के एडजेसेंट में है। तो आप इसको भी इस कोडेड फॉर्म में आप अपने तरीके से लिख लीजिए, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे कह रहा है कि B एंड C आर एडजेसेंट। अब एक चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि B और C जो है ना एडजेसेंट मतलब क्या, आपस में यानी अगल बगल में बैठा हुआ है। तो B एंड C आर एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब B और C एक साथ बैठा हुआ है। मान लीजिए अब यहाँ पे B को हम कहाँ पे बैठाएंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे, आपकी मर्जी। आप पहले पर्सन को कहीं पे भी बैठा लीजिए। तो हम B को सपोज मान लीजिए यहाँ पे बैठा लेते हैं, तो C यहाँ पे भी बैठ सकता है और C यहाँ पे भी बैठ सकता है, यानी दो पोजीशन होता है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, दोनों तरफ बैठा देंगे, नहीं बैठा सकते। हम क्या करेंगे, दो फिगर बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रहा है दो, तो हम दो पॉसिबिलिटी बनाना है। एक अगर यहाँ पे बैठ गया तो हो सकता है कि हम एक और पॉसिबिलिटी बना ले। ये रहा मेरा पॉसिबिलिटी, बी अगर यहाँ पे बैठा है तो सी यहाँ पे भी बैठ सकता है। ये हमारा दो पॉसिबिलिटी हो गया, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि F इज़ इन द मिडल ऑफ D एंड C। अब देखिए कह रहा है कि F जो है ना वो D और C के मिडल में है। तो एक बात बताइए, इस पहला फिगर में C यहाँ है ना, D तो यहाँ हो नहीं सकता है क्योंकि C और D के बीच में B है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि F जो है वो D और C के बीच में है। इसका मतलब C अगर यहाँ पे है तो हमारा D यहाँ पे रखना पड़ेगा, तभी तो हमारा D और C के मिडल में क्या होगा, F होगा। तो ये तो पहला फिगर में हो गया। चलिए आते हैं सेकंड वाले पॉसिबिलिटी पे। देखिए D तो यहाँ पे हो नहीं सकता है क्योंकि D और C के बीच B बैठ जाएगा। इसका मतलब है कि D हमको यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे D और C के बीच हमको किसको बैठाना पड़ेगा, F को बैठाना पड़ेगा। चलिए भाई साहब ये तो सही है, ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमारा दो पोजीशन बच जाता है, फर्स्ट फिगर में ये और ये पोजीशन, सेकंड फिगर में ये और ये पोजीशन। तो अब हम यहाँ पे कौन कौन बच गया, यहाँ पे B बैठ गया, C बैठ गया, D बैठ गया, F बैठ गया, यानी हमारा जो बच गया है वो कौन बच गया है, तो A बच गया है और E बच गया है। तो हम A और E को कौन सा पोजीशन दे, हम यहाँ पे दे या फिर यहाँ पे, यहाँ पे दे या फिर यहाँ पे, कहाँ पे दे, ये चीज़ कोई कन्फाइंड नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको कह रहा है, क्या कह रहा है कि ये जो E जो है ना, E, ठीक है, वो D के आसपास नहीं है। तो बताइए अगर D यहाँ है तो E यहाँ पे नहीं बैठ सकता है, मतलब E यहाँ पे बैठेगा, है ना। अब E यहाँ पे बैठेगा तो A यहाँ पे बैठेगा, हाँ कि ना। अब यहाँ पे फर्स्ट इसमें कह रहा था, इस वाले को तो आप यूज ही नहीं किए, इसमें कह रहा था कि A जो है वो ना ही B और ना ही C के करीब बैठा हुआ है। तो A जो है वो ना ही, देखिए सेकंड फिगर में भी A ना ही B और C के करीब बैठा हुआ है, और फर्स्ट फिगर में भी देखिए, फर्स्ट फिगर में तो हम दिए ही नहीं, तो फर्स्ट फिगर में हम क्या करेंगे कि A जो है वो B और C के करीब नहीं बैठा हुआ है। तो B यहाँ है तो A तो यहाँ बैठ नहीं सकता, इसका मतलब A यहाँ बैठेगा। अगर A यहाँ बैठेगा तो बचा कौन, E, तो E हमारा यहाँ पे बैठ जाएगा। अब कहेंगे ये दोनों तो सही है, तो फिर गलत कौन सा है। हाँ भाई साहब ये दोनों ही सही है ना, ये दोनों डायग्राम सही है। आप दोनों डायग्राम से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट नेबर पेयर। इसमें से कौन सा ऐसा है जो करेक्ट नेबर पेयर नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नेबर नहीं है, एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। तो देखते हैं A और F, A यहाँ है और E यहाँ है। देखिए A यहाँ है और F यहाँ है, पड़ोसी नहीं है, यानी ये गलत हो गया, है ना। तो आंसर तो A ही होगा हमारा, लेकिन हम B, C, D को चेक कर लेते हैं। D एंड F, D यहाँ है, F यहाँ है, पड़ोसी है। D यहाँ है, F यहाँ है, पड़ोसी है। B, E, देखिए B, E, B यहाँ है, E यहाँ है, पड़ोसी है। B यहाँ है, E यहाँ है, पड़ोसी है। C एंड F, देखिए C यहाँ है, F यहाँ है, पड़ोसी है।
सी यहाँ है, एफ यहाँ है, पड़ोसी है। यानी हमारा कौन सा, यही ए और एफ जो पहला ऑप्शन में है वो नेबर आसपास, यानी नेबर एक दूसरे का नहीं है, यानी एक दूसरे का पड़ोसी नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। अब कह रहा है कि हु इज़ एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम डी। देखिए, तो सबसे पहले तो हमको जो फिगर बनाए थे वो चीज़ बनाना पड़ेगा। तो आप कोई दोनों फिगर में से कोई एक फिगर आप बना लीजिए। देखिए, तो हमारा कुछ फिगर इस तरीके से था, दोनों फिगर में से कोई एक फिगर बना लेंगे। कह रहा कि हु इज़ एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम डी एज ई फ्रॉम डी। देखिए, जितना जो ई डी से दूरी पर है उतना ही फिर डी से कौन दूरी पर है, मतलब कि जितना ई जो है वो डी डिस्टेंस पे है उतना ही फिर दूसरा कौन ऐसा पर्सन है जो डी से उतना ही डिस्टेंस पे है। तो देखिए, डी यहाँ पे है हमारा, तो डी से ई, देखिए डी से ई यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, तो डी से ई कितना दूरी पे है, सेकंड पे है। तो फिर हम इधर देख लेते हैं कि डी से इस साइड में सेकंड पे कौन है, तो कौन है हमारा भाई साहब, सी है। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। आया समझ कि नहीं आया। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द राइट सीक्वेंस। राइट सीक्वेंस में कौन सा है, तो देखिए ए एफ बी। देखिए ए एफ बी राइट सीक्वेंस में तो नहीं है ना, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। एफ ए ई, देखिए एफ ए ई किधर है, एफ यहाँ है, ए यहाँ है, ई यहाँ है, ई भी राइट सीक्वेंस में नहीं है, गलत हो जाएगा। बी सी एफ, देखिए बी सी एफ किधर है, बी सी एफ, बी यहाँ है, सी यहाँ है और एफ यहाँ है, यानी ये हमारा राइट सीक्वेंस में है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डी ए बी चेक कर लेते हैं, डी ए बी यहाँ पे एक गैप कर दिया, ये भी हमारा नहीं होगा, यानी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि इफ़ वन नेबर ऑफ ए इज डी। देखिए एक चीज कह रहा है कि ए का कोई एक नेबर डी है ना, नेबर मीन्स पड़ोसी। तो कह रहा है हु इज द अदर वन, फिर ए का दूसरा नेबर कौन सा होगा, तो ए का दूसरा नेबर तो ई ही होगा ना, तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आया समझ। उसी तरह कह रहा है कि हु इज प्लेस्ड अपोजिट टू ई, यानी ई के अपोजिट में कौन है, तो देखिए ई कहाँ है, ई हमारा यहाँ पे है, तो ई का फेस तो इधर ही होगा ना, ये ई का फेस इधर होगा, है कि ना, है ना। तो ई के जस्ट अपोजिट में क्या सी हो जाएगा, इधर तो नहीं बैठा हुआ है सी, है ना। तो ई के जस्ट अपोजिट में कौन होगा, तो ये वाला हो जाएगा, यानी ये हमारा कौन सा है, तो एफ है, यानी एफ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में फ्री एंड फेयर कमेंट कर सकते हैं। अगर समझ में आया तो आपको ये सेशन कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। जो नीचे दिए गए इन्फॉर्मेशन है उसको आप केयरफुली पढ़िए और जो क्वेश्चंस जो पूछा गया है उसका आंसर दीजिए। देखिए, तो हम इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सीटेड अराउंड अ स्क्वायर टेबल इन सच ए वे डैट फोर ऑफ देम आर सिटिंग एट फोर एंगल्स ऑफ द स्क्वायर एंड फोर इन द मिडल ऑफ ईच आर्म, है ना। देखिए 8 पर्सन यहाँ पे है, 8 पर्सन है, जिसमें से कह रहा है कि वो एक स्क्वायर टेबल पे बैठा हुआ है ना, और स्क्वायर टेबल पे इस तरीके से बैठा हुआ है कि 4 पर्सन आर्म पे बैठा हुआ है और 4 पर्सन कहाँ बैठा हुआ है, तो 4 एंगल्स पे बैठा हुआ है, मतलब कॉर्नर पे बैठा हुआ है, ठीक है। आगे पर देखिए, आगे पीपल सीटिंग एट 4 एंगल्स आर फेसिंग सेंटर, यानी जो 4 एंगल पे बैठा हुआ है ना वो कहाँ देख रहा है, तो सेंटर पे देख रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि वाइल दो सिटिंग बिटवीन द फेस सिटिंग बिटवीन द आर्म्स फेस आउटवर्ड, जबकि जो आर्म पे बैठा हुआ है ना वो आउटवर्ड देख रहा है, यानी कुछ इस तरीके से देख रहा है। तो आप इस तरीके से देख लीजिए, ठीक है। अब कह रहा है कि 3 वीमेन आर सिटिंग बिटवीन द आर्म्स एंड 2 ऑन द कॉर्नर्स। तो देखिए आप इस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट कर नहीं सकते हैं, लेकिन आप इस इंफॉर्मेशन को ना आप शॉर्ट हैंड लिख लीजिए ताकि आपको याद रखे। देखिए हम कैसे लिखते हैं। कह रहा है कि 3 वीमेन जो है वो कहाँ बैठी हुई है, तो आर्म्स पे बैठी हुई है, आर्म्स मतलब साइड पे, तो साइड पे कितना बैठी हुई है, तो 3 वीमेन बैठी हुई है। हम इस तरीके से लिख लिए, है ना, ताकि हमको समझ में आए। आपको जिस तरीके से समझ में आए तो आप कोडेड फॉर्म में लिख लीजिए।
अब कह रहा है कि 2 जो है वो कॉर्नर पे बैठी हुई है, तो 2 यानी कॉर्नर पे कितना बैठी हुई है, कॉर्नर्स पे बैठी हुई है 2 वीमेन, तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिए, है ना। अब कह रहा है कि A इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ G, और नहीं यहाँ पे A है ना ही G है, लेकिन आगे कह रहा है कि G इज सीटिंग इन द मिडल ऑफ वन आर्म, तो हम क्या करेंगे, G को कहीं पे भी बैठा देंगे, तो हम लीजिए हम G को यहाँ पे बैठा देते हैं, है ना। G जो है वो सिर्फ आर्म पे ही बैठा हुआ है, ये कहीं भी आपको कॉर्नर पे नहीं बैठा हुआ है, नहीं, यहाँ पे कह रहा है कि G इज सीटिंग इन द मिडल ऑफ वन आर्म, ठीक है। तो G को यहाँ पे बैठा देंगे, तो बताइए कह रहा है कि A इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ G, यानी G का लेफ्ट इधर हो जाएगा और इसके सेकेंड लेफ्ट में A हो जाएगा, है ना। अब कह रहा है कि C सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ हिज वाइफ, C जो है वो अपने वाइफ के फोर्थ राइट में है ना। तो C क्या है, तो C एक मेल पर्सन है, ठीक है। और कह रहा है कि अपने वाइफ के एंड हिज अपने वाइफ के फोर्थ राइट में है, एंड हिज वाइफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ A और G, और उसकी जो वाइफ है ना, कोई भी वाइफ हो सकती है, तो उसकी जो वाइफ है वो ना ही A की पड़ोसन है और ना ही G की पड़ोसन है। तो बताइए A यहाँ है तो ना ही यहाँ पे बैठ सकती है और ना ही यहाँ पे बैठ सकती है, G यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं बैठ सकती है और यहाँ पे तो बैठ ही नहीं सकती है। मतलब कि C की जो वाइफ है वो सिर्फ यहाँ पे या फिर यहाँ पे बैठ सकती है, ठीक है। अब अगर हम C के वाइफ को यहाँ पे बैठाते हैं, तो C के वाइफ को यहाँ पे बैठाते हैं, तो इसके फोर्थ राइट में, या अपने फोर्थ राइट में कौन है, तो C है। तो C के वाइफ को अगर यहाँ पे बैठाते हैं तो फोर्थ राइट, देखिए राइट इधर हो गया, 1 2 3 4, C यहाँ पे आ जाएगा, कभी भी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे हम बैठाते हैं C के वाइफ को, तो 1 2 3 4 यहाँ पे हो सकता है। अगर हम यहाँ पे बैठाते हैं C के वाइफ को, तो 1 2 3 4, तो C यहाँ पे बैठ नहीं सकता है। इसका मतलब C का जो वाइफ है ना, C डैश लिख देते हैं, C का जो वाइफ है वो यहाँ पे बैठल है, 1 2 3 4 यहाँ पे C बैठा हुआ है, यानी C एक मेल पर्सन है, ठीक है। C डैश मतलब आप समझ जाइएगा कि C की वाइफ है ना। इस चीज़ को बाद में जब पता चल जाएगा कि C की वाइफ कौन है तो मिटा के लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब कह रहा है कि B सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड, B जो है वो अपने हस्बैंड के, यानी B जो है वो फीमेल है, ठीक है। B सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड, B डज नॉट सिट ऑन एनी कॉर्नर, B किसी कॉर्नर पे नहीं है। तो देखिए B किसी कॉर्नर पे नहीं है, इसका मतलब B यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है। अगर B को यहाँ पे हम बैठाते हैं, है ना, B को अगर हम यहाँ पे बैठाते हैं, तो ये जो B है जो फीमेल पर्सन है, ठीक है, B को अगर हम यहाँ पे बैठाते हैं, फीमेल पर्सन है, तो B सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड, यानी इसके थर्ड राइट पे कौन है, तो हस्बैंड है। एक मिनट, B सिट्स थर्ड राइट टू हर हस्बैंड, यानी अपने हस्बैंड के थर्ड राइट में है, यानी इससे इधर जाए तो राइट यहाँ पे, यानी B का हस्बैंड है, यानी ये जो है वो B का हस्बैंड है कोई, है ना। इसको इस तरीके से घेर दिए हैं B का हस्बैंड पता चल सके, है ना, ये यहाँ पे ऐसे। तो इसका राइट एक ये हो गया, तो 1 2 3, यानी B जो है वो अपने हस्बैंड के कितना पे, तो थर्ड पे बैठा हुआ है, ये बैठी हुई ये हो जाएगा। अगर B को हम यहाँ पे बैठा है, तो इसका हस्बैंड जो है वो 1 2 3, यानी ये C, क्या C बताइए, ये B का हस्बैंड कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि ये C जो है ना वो ऑलरेडी यहाँ पे जो बैठी हुई है उसका हस्बैंड है, यानी B का पोजीशन करेक्ट हमारा यही है। अब B का जो हस्बैंड होगा वो यहाँ पे बैठेगा, एक्चुअली हम B+ लिख दिए, इसका मतलब B का वाइफ है, ठीक है। B का वाइफ कहने के B का हस्बैंड है, जब B का हस्बैंड पता चल जाएगा तो हम यहाँ पे मिटा के लिख देंगे। अब कह रहा है there is only D between B and H, है ना। कह रहा है कि there is only D between B and H, B और H के बीच सिर्फ और सिर्फ कौन है, तो D है। देखिए B अगर यहाँ पे बैठी हुई है तो H को यहाँ पे बैठा नहीं सकती है, क्योंकि B और H के बीच D आएगा। तो B अगर यहाँ पे बैठी हुई तो H को यहाँ पे हम बैठा सकते हैं, और B और H के बीच कौन आ जाएगी, तो D आ जाएगी, यानी D यहाँ पे हमारा बैठ जाएगा। अब यहाँ पे पता चल गया कि ये जो D जो है वो कौन, तो C की हस्बैंड है, ठीक है। अब आगे कह रहा है,
अब आगे क्या कह रहा है कि एच इज हस्बैंड ऑफ ए, यानी एच जो है वो ए का हस्बैंड है, यानी ए जो है वो फीमेल पर्सन है, ठीक है। ई इज मेल, कह रहा है कि ई जो है ना वो ई एक मेल पर्सन है। अब यहाँ पे अब बी यहाँ पे है और बी का हस्बैंड यहाँ पे है। अब यहाँ पे दो खाली जगह है, यहाँ पे और यहाँ पे, हम ई को कहाँ पे बैठा है। अब एक चीज़ यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो कॉर्नर पे दो वीमेन है, तो कॉर्नर पे एक यहाँ पे हो गई वीमेन और एक कहाँ पे, तो एक यहाँ पे बचा हुआ है और एक यहाँ पे। तो यहाँ पर तो वीमेन बैठ नहीं सकती है, तो वीमेन बैठेगी तो यहीं पे बैठेगी। ई अगर मान लीजिए यहाँ पर कौन है तो फीमेल है, हमारा एफ जो बच गया वो एफ यहाँ पे बैठेगी। समझे कि नहीं समझे? देखिए इस चीज़ को यूज कीजिए, फिर से समझिए। कॉर्नर पे दो वीमेन है, तो एक कॉर्नर पे यहाँ है। ई कॉर्नर पे कौन हो सकता है तो मेल हो सकता है, ई कॉर्नर पे मेल है, तो यही कॉर्नर पे ना फीमेल बैठेगी। अब फीमेल है तो एफ और ई में से कौन है, तो एफ और ई में तो ई तो क्लियर कर दिया है कि ई जो है वो मेल है, तो हमारा एफ ही ना मेल होगी, यानी एफ ही ना फीमेल होगी, यानी फीमेल हमारा यहाँ पे बैठ जाएगी, है कि नहीं। तो बी यानी बी जो है वाइफ, इसकी हस्बैंड कौन हो जाएगा तो ई हो जाएगा, यानी इस पोजीशन पे हमारा कौन है ई है, जो ई एक मेल पर्सन है, यानी ई जो है वो हस्बैंड किसका है तो बी का है। आया समझ? अब यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया। अब आगे जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा ये है, लेकिन फिगर पीछे चला गया, तो हम इस फिगर को यहाँ पे उतार लेते हैं। तो फिगर आपका कुछ इस तरीके से था, है ना। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि काउंटर क्लॉकवाइज कहने का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। कह रहा है कि काउंटिंग काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम बी से काउंटर क्लॉकवाइज काउंट कीजिए। कह रहा है कि हाउ मैनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन बी एंड सी। बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, तो काउंटर क्लॉकवाइज यानी इस तरीके से आपको काउंट करना है। तो 1 2 यानी 2 ही पर्सन बैठा हुआ है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 यानी बी नंबर। कह रहा है कि हु इज़ द वाइफ ऑफ सी। ये सी का वाइफ कौन है, तो सी का वाइफ कौन है तो डी है, क्योंकि जस्ट इधर था, है कि नहीं। तो सी का वाइफ डी है, यानी हमारा डी आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ई विथ रेस्पेक्ट टू सी। ई का पोजीशन क्या है सी के रेस्पेक्ट में, है ना। तो सी यहाँ पे है और ई कहाँ पे है यहाँ पे है, तो सी का राइट है इधर ना, सी का राइट है, तो 1 2 यानी सेकेंड राइट। तो सेकेंड राइट कौन है तो ई नंबर ऑप्शन है, हमारा ई करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि हु इज़ द हस्बैंड ऑफ बी। बी का हस्बैंड कौन है, बी कहाँ है तो बी यहाँ पे है, और इसका हस्बैंड कौन था तो ये कॉर्नर पे जो बैठा हुआ था वो, यानी ई, है ना। तो बी का हस्बैंड ई, यानी हमारा करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा तो सी हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, है ना। इस इंफॉर्मेशन को आप केयरफुल्ली पढ़िए और नीचे जो कुछ क्वेश्चंस दिया गया उसका आप आंसर दीजिए। कह रहा है कि 8 फ्रेंड्स PQRSTVW एंड Y, 8 फ्रेंड्स है वो सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल, ये स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठा हुआ है। इस तरीके से बैठा हुआ है ताकि उसमें से 4 जो है वो कॉर्नर पे बैठा हुआ है और 4 जो है वो कहाँ पे बैठा हुआ है तो मिडल ऑफ ईच आर्म्स, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि एक स्क्वायर बना लीजिए, ठीक है। एक क्या बना लीजिए स्क्वायर बना लीजिए और इसके चारों आर्म पे बैठा दीजिए और इसके चारों कॉर्नर पे बैठा दीजिए, ठीक है। अब कह रहा है कि दोज हु आर सिटिंग ऑन द 4 कॉर्नर्स फेस द सेंटर, यानी जो 4 कॉर्नर्स पे बैठा हुआ है वो सेंटर की तरफ है, ठीक है। और जो 4 आर्म पे बैठा हुआ है आउटसाइड द सेंटर है, ठीक है। अब कह रहा है कि S sits far to the right of P, S sits far to the right of P, P faces towards the center। P जो है P का फेस सेंटर की तरफ है, तो सेंटर की तरफ है तो हम चारों कॉर्नर पे बैठा सकते हैं, तो हम कहीं पे भी बैठा लेते हैं। यहाँ पे P को बैठा लिए तो कह रहा है कि S जो है वो P के 3rd राइट में है, तो P का राइट इधर हो जाएगा और 1 2 3 3rd राइट में S है, ठीक है। यहाँ पे S है ना। अब कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि Y is not seated next to P और S।
ये P और X के नेक्स्ट Y नहीं बैठा हुआ है। मतलब P की बात करें तो P का नेक्स्ट है ये और ये, यानी ये ना ही यहाँ पे Y है और ना ही यहाँ पे Y है। S की बात करें तो ना ही यहाँ पे Y है और ना ही यहाँ पे Y है, यानी Y का पोजीशन या तो यहाँ है या तो यहाँ है। तो हम क्या करते हैं, Y को अगर यहाँ पे बैठाते हैं तो एक और डायग्राम बना लेते हैं जिसमें हम Y को कहाँ बैठा देंगे, तो Y को हम यहाँ पे बैठा देंगे। ठीक है, आया बात समझ? यानी यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन सकता है। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, आया समझ? यानी Y का दो पोजीशन हो सकता है, या तो इस पोजीशन पे कॉर्नर पे बैठा दिए या फिर हम Y को यहाँ पे बैठा दिए। ठीक है, देखिए अब आगे कह रहा है कि T इज थर्ड टू द राइट ऑफ R। T जो है वो R के थर्ड राइट पे है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि R इज नॉट सिटिंग इन द मिडल ऑफ एनी आर्म एंड R इज नॉट इवन नेक्स्ट टू Y। इतना सारा कंडीशन दे दिया। कह रहा है कि T जो है वो थर्ड राइट है R का, R कहीं भी मिडल में नहीं बैठा हुआ है और R Y के नेक्स्ट में भी नहीं बैठा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर सेकंड फिगर में अगर हम देखें तो R अगर कहीं भी मिडल में नहीं बैठा हुआ है तो हम R को कॉर्नर पे बैठाएंगे। तो कॉर्नर पे बैठाएंगे तो हमारा तीन पोजीशन बन सकता है। R को यहाँ पे बैठा सकते हैं, R को यहाँ पे बैठा सकते हैं और R को यहाँ पे बैठा सकते हैं। अब बताइए यहाँ पे कह रहे हैं कि R जो है ना वो Y के बगल में भी नहीं है। तो Y अगर यहाँ पे है तो R नहीं यहाँ पे आ सकता है, नहीं यहाँ पे आ सकता है। और R का यहाँ पे पोजीशन है तो यहाँ पे कह रहा है कि T इज थर्ड टू द राइट ऑफ R, यानी R के थर्ड राइट में कौन है, तो T है। तो इसका राइट इधर यानी 1 2 3, तो Y ऑलरेडी बैठा हुआ है तो कभी हम T नहीं बैठा सकते हैं, यानी हमारा सेकंड फिगर क्या हो गया, गलत हो गया। तो जब सेकंड फिगर गलत हो गया तो हम इसको क्या करते हैं, इरेज करके हटा देते हैं, यानी सेकंड वाला फिगर हमारा पॉसिबिलिटी नहीं बन सकता है। ठीक है, अब फर्स्ट फिगर की बात करें तो कॉर्नर पे बैठा हुआ है, तो कॉर्नर पे बैठा हुआ है तो हम यहाँ पे बैठा सकते हैं R को और यहाँ पे बैठा सकते हैं R को, यानी हमारा दो पॉसिबिलिटी बन सकता है। अगर हम R को यहाँ पे बैठाते हैं तो इसके थर्ड राइट में तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा कौन, तो T। अगर हम यहाँ पे बैठाते हैं तो 1 2 3 यानी दो पॉसिबिलिटी बनता है। तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे स्क्वायर बना लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो पॉसिबिलिटी बना लेंगे। देखिए ये आपका क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट है और ये बैंक पीओ का क्वेश्चंस है, तो आपको जाहिर सी बात है कि एक डायग्राम में तो बनेगा नहीं, है कि नहीं। तो यहाँ पे Y है, यहाँ पे P है, यहाँ पे S है। अगर यहाँ पे हम R को बैठा देते हैं तो इसके थर्ड राइट में 1 2 3 यहाँ पे T बैठेगा, है कि नहीं। अगर हम यहाँ पर R को बैठा देते हैं तो हमारा 1 2 3 T यहाँ पे बैठेगा, है कि नहीं, दो पॉसिबिलिटी बन गया। अब कह रहा है कि देयर इज ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन P एंड V। P और V के बीच एक ही पर्सन बैठा हुआ है। तो P और V, देखिए P यहाँ है और V यहाँ पे बैठ नहीं सकता है क्योंकि R है, यहाँ पे बैठ नहीं सकता है क्योंकि Y है। P यहाँ पे है, यानी ये हमारा डायग्राम गलत हो गया। ठीक है, P यहाँ पे है तो V यहाँ पे बैठ नहीं सकता है क्योंकि P और V के बीच एक पर्सन होना चाहिए। V यहाँ पे बैठ सकता है क्योंकि P और V के बीच एक पर्सन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि Q इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू V। Q कहीं भी V के नेक्स्ट में नहीं है, तो V का नेक्स्ट तो एक ही खाली है, यानी Q हमारा यहाँ पे है। अब बचा कौन, P Q R S T V W बच गया, तो यहाँ पे हमारा कौन हो जाएगा, W हो जाएगा और Y यहाँ पे हो गया। अब कह रहा है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट स्लाइड पे है, तो आप करेंगे क्या, आप क्या कीजिए कि इस स्लाइड पे आप उस फिगर को उतार लीजिए। तो देखिए, तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से बना था। अब कह रहा है कि हु इज सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ V, हु इज सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ V, यानी V के फोर्थ लेफ्ट में तो 1 2 3 4 कौन बैठा हुआ है, तो Y बैठा हुआ है, यानी हमारा A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। अब कह रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू R। ये Q का पोजीशन R के रेस्पेक्ट में क्या है, तो R का इधर में राइट है,
तो जस्ट राइट यानी इमीडिएट राइट, तो हमारा ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। कह रहा कि हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ डब्लू, है ना। डब्लू के थर्ड राइट में कौन है, डब्लू यहाँ पे है, इसका राइट इधर होगा तो थर्ड राइट में 1 2 3 कौन है, तो वाई है, यानी हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि हाउ मैनी पर्सनस आर सिटिंग बिटवीन टी एंड क्यू, टी और क्यू के बीच कितना पर्सन बैठा हुआ है। तो अगर हम ऐसे बात करें तो 1, ऐसे बात करें तो 1 2 3 4 5, तो हमारा 5 ऑप्शन है नहीं, तो हमारा 1 पर्सन बैठा हुआ है वाई, यानी हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। जैसा भी लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।